हेलो स्टूडेंट। कल हमारा टॉपिक जो था प्रतिरक्षा दो प्रकार की थी वो ख़त्म हो गई थी। नंबर 1 सहज स्वाभाविक जन्मजात थी और नंबर 2 पर अपनी थी उपार्जित। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रतिरक्षा की संचारी माध्य प्रतिरक्षा व एक और होता है कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले संचारी जो माध्य प्रतिरक्षा जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। संचारी माध्य प्रतिरक्षा जो है उसका निर्माण यानी कि संचारी माध्य प्रतिरक्षा जो है ना वो सीधी बात करें तो बी लिम्फोसाइट पर आधारित होती है। बी लिम्फो साइट पर आधारित होती है। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन, इस बी लिम्फोसाइट का निर्माण फॉर्मेशन और परिपक्वन यानी कि मैचुरेशन वो होता है अस्थि मज्जा में। बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यानी कि संचारी माध्य प्रतिरक्षा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, किस पर आधारित है? वो है बी लिम्फोसाइट पर। और बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन कहाँ होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में। अब बी लिम्फोसाइट जो होती है उसके द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्राव होता है। बी लिम्फोसाइट के द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्राव होता है और वो प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलिन। और ये प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और आपने पढ़ा था ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम होता है एंटीबॉडी बनाने का, जो कहाँ पर होती है? रक्त में उपस्थित होती है। तो बी लिम्फोसाइट जो होती है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? ग्लोब्यूलिन का। और ग्लोब्यूलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इसलिए ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है ये शरीर का जो दैहिक तरल होता है, शरीर का दैहिक तरल, आप सभी को पता है दैहिक तरल क्या होता है। और जो दैहिक तरल अब सभी को पता है, एक तो रक्त होता है और एक लसीका, यानी कि ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन दैहिक तरल के द्वारा यानी कि रक्त और लसीका इसके द्वारा कहाँ तक जाती है? जहाँ पर इसे मतलब कि जाना होता है, यानी कि टारगेट जो ऑर्गन होता है, लक्ष्य जो अंग होता है वहाँ पर जाती हैं। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा और लसीका के द्वारा संचरित होती है। संचरित का मतलब होता है बहना, यानी कि ये जो प्रोटीन होती है वो रक्त के द्वारा और लसीका के द्वारा बहकर लक्ष्य अंग तक जाती है। लक्ष्य अंग का मतलब कि जहाँ पर एंटीजन आया है, क्योंकि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम होता है एंटीबॉडी बनाने का। और जहाँ पर मतलब कि एंटीजन आया है वहाँ पर पहुँचती है कौन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा और लसीका के द्वारा। ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद वो जो एंटीजन होता है, एंटीजन, उस एंटीजन को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। क्योंकि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम क्या होता है? एंटीबॉडी बनाने का। ये वाली जो प्रतिरक्षा है संचारी वाली, यानी कि ये संचरित हो रही है, एक तरल माध्यम में संचित हो रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है संचारी माध्य प्रतिरक्षा। या फिर एक तरल में क्या हो रही है? बह रही है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे? संचारी माध्य प्रतिरक्षा या फिर तरल माध्य प्रतिरक्षा। तरल माध्य प्रतिरक्षा भी बोलते हैं, क्योंकि ये तरल में क्या हो रही है? बह रही है। तरल में बहकर कहाँ जा रही है? अपने जो लक्ष्य है वहाँ तक जा रही है। और ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये किसका काम करती है? ये प्रतिरक्षा का काम करती है, एंटीबॉडी का काम करती है, इसलिए इसे बोला जाता है प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन। इसलिए इस संचारी माध्य प्रतिरक्षा को क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षी
ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन आईजी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? आईजी बोलते हैं। जब हम इस आईजी की बात करते हैं यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन की बात करते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं, तो इसकी संरचना जो होती है वाई शेप में होती है, वाई शेप में। इसकी संरचना कैसी होती है? वाई शेप में होती है। और ये पूरी जो आईजी होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसकी जो संरचना होती है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड क्या होती हैं? श्रृंखलाएं होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड क्या होती हैं? श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं तो कैसी होती हैं? भारी होती है। कैसी होती हैं? भारी, हैवी होती हैं। इसलिए इनको बोला जाता है एच चेन। क्या बोला जाता है? एच चेन बोला जाता है। और इनके अंदर 440 एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, 440 क्या उपस्थित होते हैं? एमिनो अम्ल। यानी कि जो आईजी है, आईजी की जो संरचना की बात करते हैं तो वो वाई शेप की होती है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो वाई होता है उस शेप की होती है, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? भारी होती हैं, हैवी। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एच चेन। और इसमें 440 एमिनोमल होते हैं एक हैवी चेन में। उसके बाद नंबर 2 पर आती हैं लाइट यानी कि हल्की, यानी कि लाइट। इसलिए इनको बोला जाता है एल चेन। और इसके अंदर 220 एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। और इसके अंदर कितने एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं? 220। और इसे बोला जाता है एल चेन, लाइट चेन। तो टोटल आईजी की संरचना को H2L2 के रूप में भी लिखा जाता है, मतलब कि 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। और इसकी संरचना किसके समान होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के वाई के समान। टोटल आईजी जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। टोटल आईजी 5 प्रकार की होती है, मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो आगे नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ेंगे 5 होती हैं। गमदे, GAMDE यानी कि IgE टोटल 5 क्या होती हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती हैं। एक होती है G, एक A, M और D और E, 5 होती हैं। ठीक है, तो ये था अपना संचारी माध्य प्रतिरक्षा। ये किस पर आधारित होता है? ये आधारित होता है बी लिम्फोसाइट पर। उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करते हैं संचारी के बाद में कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। ये जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा होता है ये टी लिम्फोसाइट पर आधारित होता है। टी लिम्फोसाइट पर आधारित होता है। ठीक है, और जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका निर्माण, फॉर्मेशन, टी लिम्फोसाइट का निर्माण वो तो होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। लेकिन इसका परिपक्वन होता है इसका थाइमस ग्रंथि में। टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट होता है, देखो उसमें तो क्या हो रहा है, एंटीजन को वो नष्ट कर रहे थे, मतलब कि लक्ष्य अंगों तक जाकर रक्त लसिका में बहकर जा रहे थे। यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट होता है उसके संपर्क में जैसे ही कोई एंटीजन आता है,
टी लिम्फोसाइट जो है इसके संपर्क में जैसे ही कोई एंटीजन आता है, आ गया, जैसे ही एंटीजन आता है तो जो टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट के पास में टी हेल्पर सेल होती हैं, टी हेल्पर, टी लिम्फोसाइट के साथ में कौन होती हैं, टी हेल्पर सेल होती हैं, और ये क्या हो जाती हैं भैया, एक्टिव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक, टी साइटोटॉक्सिक जो होता है उसको क्या करती हैं, एक्टिव करती हैं, उत्तेजित करती हैं। सबसे पहले जैसे ही कोई एंटीजन टी लिम्फोसाइट के साथ में आएगा, इसके संपर्क में आएगा, टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेल को एक्टिव करती हैं, टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक को क्या करती हैं, एक्टिव करती हैं। ठीक है। और जिसे टी साइटोटॉक्सिक जो होता है वो दो प्रकार की प्रोटीन को सीक्रेट करती हैं, दो प्रोटीन जो होता है उनको सीक्रेट करते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल। और ये कौन कौन सी होती है, नंबर 1 पर आता है पोरफायरिन, नंबर 1 पर आता है पोरफायरिन। देखो जो पोरफायरिन होता है, ये जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, बहुत सिंपल है। जैसे कि कोई भी कोशिका है, ये कोशिका संक्रमित हो गई, ये कोशिका संक्रमित हो गई क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया, एंटीजन, एंटीजन ने इसको क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। करने के बाद क्या होगा, टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेल को एक्टिव करेगी, टी हेल्पर सेल टी साइटोटॉक्सिक को, टी साइटोटॉक्सिक दो प्रकार की प्रोटीन स्राव करती है। नंबर 1 पर पोरफायरिन। तो सबसे पहले होता क्या, ये प्रोटीन जो है पोरफायरिन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है कि ये प्रोटीन, ये संक्रमित कोई भी कोशिका है, इसकी कोशिका कला में छोटे छोटे छिद्र कर देती है। पोरफायरिन प्रोटीन इस संक्रमित कोशिका की कोशिका कला में छोटे छोटे क्या कर देती है, छिद्र कर देती है। करने के बाद इस कोशिका में बाहर से उत्तकीय द्रव भर जाता है, बाहर से कौन भर जाता है, उत्तकीय द्रव भर जाता है बाहर से। और जैसे ही इसके अंदर उत्तकीय द्रव भरता है तो संक्रमित कोशिका क्या होगी, फूलेगी, क्योंकि बाहर से क्या गया है, लिक्विड गया है। और ये संक्रमित कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है, और फूल कर क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, फट जाती है, जिसके कारण वो एंटीजन क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके साथ में एक और होता है, एक प्रोटीन और है, वो है इंटरल्यूकिन। नंबर 2 पर कौन सा है, इंटरल्यूकिन। देखो इंटरल्यूकिन जो होती है वो क्या करती है, एक तो फेगोसाइटोसिस की भांति काम करती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब कि वो क्या करती है, ठोस के रूप में कहाँ पर जाती है, एंटीजन के पास जाती है, एंटीजन के पास जाती है। और ये फेगोसाइट जैसे कि ये कोई भी एंटीजन है, इसको क्या कर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है, चारों तरफ से क्या कर लेती है, घेर लेती है। और अंत में इंटरल्यूकिन फेगोसाइटोसिस जो है उसकी क्रिया के द्वारा उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है एंटीजन को। ठीक है, तो ये था मतलब कि दो प्रकार की प्रोटीन जो टी साइटोटॉक्सिक जो है उससे निकल रही है, सीक्रेट हो रही है, पोरफायरिन और इंटरल्यूकिन दोनों के दोनों किसको नष्ट कर रहे हैं, एंटीजन को। ठीक है, संचारी माध्य भी एंटीजन को नष्ट कर रही है। दोनों में अंतर क्या है कि ये बी लिम्फोसाइट पर आधारित है संचारी, और कोशिका टी लिम्फोसाइट पर आधारित है। और ये जो बोलते हैं इसका निर्माण, बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में, परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और उसका नाम है टॉक्सिन, आविस, टॉक्सिन, आविस, टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या होते हैं, टॉक्सिन देखो रोग कारक,
रोग कारक जानते हो, एंटीजन, यानी कि जो रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो रोग उत्पन्न करते हैं वो रोग कारक कहलाते हैं। ये रोग कारक का शरीर है, जी क्या है, रोग कारक का शरीर। तो रोग कारक का शरीर में निर्मित होने वाले ये रोग कारक है, इसका शरीर है, इसके शरीर के अंदर या शरीर की सतह पर, शरीर के अंदर या शरीर की सतह पर निर्मित होने वाले विशेष प्रकार के हानिकारक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, यानी कि ये रोग कारक है जो रोग उत्पन्न करता है। इसके शरीर के अंदर और शरीर की सतह पर निर्मित होने वाले विशेष प्रकार के हानिकारक पदार्थ जो परपोषी में रोग उत्पन्न करते हैं, परपोषी में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। परपोषी जानते हो आप, परपोषी का मतलब कि जिससे ये आश्रय लेते हैं और भोजन लेते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी। यानी कि आप परपोषी में क्या कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि टॉक्सिन क्या है, आविष क्या है, तो आविष का मतलब कि ये कोई रोग कारक है जो रोग उत्पन्न करता है। इसके शरीर के अंदर और शरीर की सतह पर हानिकारक पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण होता है, और ये हानिकारक पदार्थ परपोषी में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं, टॉक्सिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टॉक्सिन कहलाते हैं। और ये टॉक्सिन जो होते हैं ना भैया, वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर एक्सोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, और नंबर दो पर एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक्सोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सुनो। एक्सोटॉक्सिन का मतलब कि वे टॉक्सिन, टॉक्सिन जानते हो आप, वे टॉक्सिन जिनका निर्माण रोग कारक की बाह्य सतह पर होता है। ये बाह्य सतह, इस बाह्य सतह पर किसका निर्माण होता है, टॉक्सिन का निर्माण होता है। क्योंकि मैंने बताया कि शरीर के अंदर या इसकी सतह पर हानिकारक जीवाणु का निर्माण, यानी कि हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। तो एक्सोटॉक्सिन का मतलब कि वे टॉक्सिन जिसका निर्माण रोग कारक की बाह्य सतह पर होता है, जो लगातार परपोषी में स्थानांतरित होते हैं। अब इधर कोई भी परपोषी है और वो लगातार ही क्या होते हैं, यहाँ पर इसमें क्या जा रहे हैं, अंदर की ओर क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करके ये क्या करते हैं, इसको हानि पहुंचाते हैं। और ये पहुंचाते हैं सबसे ज़्यादा हानि, यानी कि ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं एक्सोटॉक्सिन। और एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं इनका निर्माण ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं से हुआ है। एक्सोटॉक्सिन का निर्माण ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं से हुआ है। का निर्माण किससे होता है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु से। एक होता है एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन का निर्माण कहाँ पर होता है, कि वे टॉक्सिन जिनका निर्माण रोग कारक के शरीर के अंदर होता है। ये रोग कारक है, इसके शरीर के अंदर इसका निर्माण होता है, टॉक्सिन का निर्माण होता है। तो इनको बोला जाता है एंडोटॉक्सिन। और एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो कम हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं भैया, कम हानिकारक होते हैं। और एंडोटॉक्सिन का स्राव किससे होता है, ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं से होता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं से होता है। तो ये था अपना टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होते हैं, कि टॉक्सिन का मतलब कि रोग कारक की शरीर में निर्मित होने वाले विशेष प्रकार के हानिकारक पदार्थ जो परपोषी में रोग उत्पन्न करते हैं, टॉक्सिन कहलाते हैं। टॉक्सिन दो प्रकार के, एक्सो और एंडो। एक्सो कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं शरीर जो होता है, मतलब कि रोग कारक का, उसकी बाह्य सतह पर। ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु से स्रावित होते हैं। एंडोटॉक्सिन अंदर बनते हैं शरीर के, कम हानिकारक होते हैं, ग्राम नेगेटिव जीवाणु से बनते हैं।
ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर था प्रतिजन, यानी कि प्रतिरक्षा जो भी टॉपिक है, मतलब कि जैसे कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की, दो, कौन कौन सी, सहज, स्वाभाविक, जन्मजात और उपार्जित। उसके बाद हमने पढ़ी संचारी, कोशिका माध्यित, और लास्ट टॉपिक था अपना आवेश। तो ये चैप्टर अपना होता है कंप्लीट।